डीएलएड प्रथम सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए विशेषकर लाभकारी। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने पहला पार्ट ध्वनि का अध्ययन पढ़ा था, इस वीडियो में हम लोग देवनागरी लिपि पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि को समझने से पहले हम लिपि को समझते हैं। सबसे पहले हम लिपि को समझते हैं कि लिपि का अर्थ क्या होता है। फिर देखिए, आपकी किताब में दिया हुआ है कि मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इसे ही लिपि कहते हैं। लिपि किसी भाषा की लगभग सभी ध्वनियों को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से मनुष्य बिना प्रत्यक्ष संपर्क में आए हुए अपने संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्राचीन समय में लोग चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे, लेकिन इस विधि द्वारा सभी संदेशों को पूरी तरह व्यक्त करना असंभव था। इसलिए वर्तमान में मौखिक भाषा की ध्वनियों को संकेतबद्ध नहीं किया जाता है। इन ध्वनि संकेतों को ही उस भाषा की लिपि कहा जाता है। तो इससे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लिखावट या लिखने का जो ढंग होता है, लिखने का ढंग, वही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिखने का ढंग, या हम इसको इस प्रकार कह लें, ध्यान दीजिएगा कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं, पुनः ध्यान दीजिए, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब बात आती है लिपियों के प्रकार की। कहने कि संसार भर में प्रयोग हो रही भाषाओं की संख्या अब भी हजारों में है, और इन भाषाओं को लिखने के लिए केवल लगभग 2 दर्जन लिपियों का प्रयोग हो रहा है। और भी गहराई में जाने पर पता चलता है कि संसार में केवल 3 प्रकार की ही मूल लिपियाँ हैं। इसमें पहला है चित्रलिपि, ब्राह्मी से व्युत्पन्न लिपियाँ एवं फोनेशियन से व्युत्पन्न लिपियाँ। और ये तीनों लिपियाँ अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई हैं, जो पर्वतों एवं मरुस्थलों द्वारा एक दूसरे से अलग अलग स्थित हैं। इसके अतिरिक्त लिपियों के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिक लिपियाँ। इसमें स्वर अपने पूरे अक्षर का रूप लिए व्यंजन के बाद आते हैं। इसमें है लैटिन लिपि, जिसको रोमन लिपि के नाम से जानते हैं, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और पश्चिम और मध्य यूरोपीय की सारी भाषाएं आती हैं। यूनानी लिपि, यूनानी भाषा, कुछ गणितीय चिन्ह। अरबी लिपि, अरबी, उर्दू, फारसी, कश्मीरी। इब्रानी लिपि, इब्रानी। सिरिलिक लिपि, रूसी, सोवियत संघ की ज़्यादातर भाषाएं इसमें आती हैं। दूसरा है अल्पा सिलेबिक लिपियाँ। इसकी हर एक इकाई में अगर एक या अधिक व्यंजन होता है तो उस पर स्वर की मात्रा का चिन्ह लगाया जाता है। अगर इकाई में व्यंजन नहीं होता तो स्वर का पूरा चिन्ह लिखा जाता है, जिसमें मुख्य हैं देवनागरी लिपि, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, नेपाली देवनागरी लिपि है। ब्राह्मी, गुरमुखी, तमिल, गुजराती, बंगाली, कानो लिपि। चित्रलिपियाँ, ये सरलीकृत चित्र होते हैं। प्राचीन मिस्री लिपि, चीनी लिपि, कांजी लिपि। प्रत्यात्मक लिपि, प्रतीकात्मक लिपि को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, जो निम्न है। ध्वन्यात्मक लिपि, इन लिपियों में भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह होते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि। अक्षरिक लिपि, अक्षरिक लिपि जिन लिपियों में स्वर और व्यंजन के चिन्ह मिलकर अक्षरों का निर्माण करते हैं उन्हें अक्षरिक लिपि कहते हैं, जैसे देवनागरी लिपि को अक्षरिक लिपि भी कहते हैं। संश्लिष्ट लिपि, जिन लिपियों में स्वर और व्यंजन के चिन्ह अलग अलग तो होते हैं किंतु उनको मिलाकर अक्षर लिखते समय उनके अंशों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू और सिंधी भाषा। लेकिन हमारी हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है, अतः हम यहाँ पर देवनागरी लिपि का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपका पाठ ही है देवनागरी लिपि। तो अब हम देवनागरी लिपि के अर्थ और परिभाषा को पहले समझते हैं।
हिंदी वर्णमाला की लिपि देवनागरी है और इसी को नागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता है? नागरी लिपि कहा जाता है और इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके परिभाषा को समझने के लिए एक भारतीय विद्वानों द्वारा और विदेशी विद्वानों द्वारा, दूसरा विदेशी विद्वानों द्वारा। भारतीय विद्वानों के द्वारा जैसा कि महर्षि पाणिनि ने अपने शिक्षा ग्रंथ पाणिनि शिक्षा में देवनागरी के बारे में लिखा है कि त्रिषष्टि स्तुः षष्टिवी वर्णा शंभुते मता प्राकृते संस्कृते चा अपि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुआ। आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं कि मैं किसी संस्कृति घमंड से प्रेरित होकर देवनागरी को संपर्क लिपि नहीं कह रहा हूँ। यह भावुकता की नहीं, वैज्ञानिक बात है। समस्त भारतीय भाषाओं की संरचना एक सी है। इनके साथ ही देश के बहुसंख्यक लोग इस लिपि से परिचित हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भी लिखते हैं कि संसार की लिपियों में भारतीय लिपियों की यही विशेषता उल्लेखनीय है कि इसके वर्णक्रम नितांत वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शास्त्री जी लिखते हैं, विश्व की आधुनिक सभी लिपियों में देवनागरी लिपि का स्थान सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह संसार की लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। विदेशी विद्वान के अनुसार, पिटमैन के अनुसार, संसार में यदि सर्वांगीण अक्षर है तो देवनागरी। जॉन क्राइस्ट के अनुसार देवनागरी हिंदुओं की सम्मानित लिपि है और मैं कह सकता हूँ कि मानव के मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है। सर आर्स्किन पेरी के अनुसार एक लिखित लिपि की सर्वांगीणता इस बात से ही स्पष्ट होती है कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण उसे देखने से ज्ञात हो जाए और यह गुण भारत के अन्य अक्षरों की अपेक्षा देवनागरी में अधिक पाया जाता है। अब देवनागरी लिपि के उद्भव पर चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि लगभग 1000 पूर्व प्रयोग होने वाली ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप है और ब्राह्मी लिपि 5वीं शताब्दी तक अपने रूप में ही प्रचलित थी, किंतु उसके पश्चात दो शैलियों में विभक्त हो गई। इनमें से एक उत्तर की ओर जाकर नागरी, बंगला, मराठी, गुजराती लिपियों के रूप में प्रचलित हुई, दूसरी दक्षिण की ओर जाकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के रूप में प्रचलित हुई। उत्तर की ब्राह्मी आगे चलकर आधुनिक देवनागरी में परिवर्तित हो गई। यानी जो उत्तर की ब्राह्मी लिपि थी वही आधुनिक देवनागरी में परिवर्तित हो गई। इसका परिवर्तन 3 चरणों में हुआ। गुप्त लिपि 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त राजाओं के संरक्षण में विकसित लिपि। कुटिल लिपि 6ठी शताब्दी में जन्मी लिपि से इसकी टेढ़ी मेढ़ी और नुकीले रेखाओं की अधिकता के कारण इसका नाम कुटिल लिपि पड़ा। नागरी लिपि, इसका विकास 9वीं शताब्दी के दौरान हुआ। तब से लेकर अभी तक इस भाषा में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिससे इसके क्षेत्र में विस्तार भी हुआ, किंतु 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य का समय इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था और देवनागरी में विकसित होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार देव भाषा यानी संस्कृत के लेखन का माध्यम बनने के कारण इसे देवनागरी नाम दिया गया। कुछ अन्य विद्वान के अनुसार इसका विकास गुप्त लिपि से हुआ है। देवनागरी का प्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। इसके पश्चात इसका उल्लेख राष्ट्रकूट नरेशों तथा 9वीं शती के बड़ौदा के ध्रुवराज ने भी देवनागरी को ही अपनाया था। गुजरात के नरेशों के शिलालेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है। तो आज इतना ही। शेष अगली वीडियो में हम लोग देवनागरी लिपि की विशेषता और देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पढ़ेंगे।